कैसे हो आप लोग। तो सेल्वर स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 380 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अभी तक देखा कि वो ग्रेट बेंग लू फेंग को वहाँ पे स्टार टावर का टूर करवा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक हमें उस ग्रेट बेंग का नाम नहीं पता चला होता है, जो कि आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। और अब फिर हमें उस स्टार टावर के वास्ट एरिया को दिखाया जाता है जहाँ का स्पेस एंडलेस होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सारे फॉरबिडन स्पेस थे जो कि सिर्फ स्टार टावर का 1% एरिया को ही कवर कर देते हैं। यहाँ पे कई सारे लार्जेस्ट एरिया थे जहाँ पे ढेर सारे हेवनली पिलर्स एंडलेस पिलर्स मौजूद थे। शॉर्ट ऑफ 1 सेकेंड में वो कई सारे फ्यू लाइट ईयर्स लंबे होते हैं और कुछ तो ओवर 1 लाइट ईयर लंबे होते हैं। पिलर्स में से कई सारे एंडलेस इंकार्विंग्स और कॉम्प्लेक्स इनक्रेडिबल दिखाई दे रहे होते हैं। इसमें से गोल लाइट निकल रहे होते हैं और वो सभी टावर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो एक स्ट्रिंग शेप का बना हुआ ट्रेजर है जिसमें कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भरी हुई है। और देखा जाए तो उसमें कई सारे सील स्टार भी मौजूद हो सकते हैं और इसमें कई सारे मार्किंग थे। बताया जाता है कि ये पिलर्स असल में इंटायर टावर का फ्रेमवर्क होता है। दूसरे ट्रेजर्स वो असल में इस स्टार टावर के टाइल्स और ब्रिक्स के जैसे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे काउंटलेस सील स्टार उन सभी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे ह्यूज लॉ इनकार्विंग्स पूरे के पूरे हेवनली पिलर्स को कवर किए हुए थे और ये सभी काउंटलेस ट्रेजर्स को पियर्स कर रही होती हैं। और यहाँ पे लू फेंग इन सबके कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स को आराम से देख पा रहा था जो कि 20 गॉड स्टैचू को भी एक्सीड कर रहा होता है। बताया जाता है कि इस टूर को पूरा का पूरा 1 दिन लगा होता है और लू फेंग कम्प्लीटली स्टन भी हो गया होता है। लू फेंग अपनी सांसें रोक लेता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे लॉ इनकार्विंग्स होता है। और अब फिर हमें ग्रेट बेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स तक अपने टाइम को और एफर्ट को इसमें लगाया है, लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान ही यहाँ पे स्पेशल चेंज हुआ जो कि मेरे कंट्रोल के आउट ऑफ में था और मैं इसे भी नहीं समझ पाया। यहाँ पे ये यूनिवर्स का एक वंडर ही रह गया। मेरे डिस पर तुम इसको फील कर पा रहे हो, तुम इस पूरे के पूरे टावर को फील कर सकते हो। तो लू फेंग हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस पूरे टावर को फील कर सकता हूँ और जब ये प्रोसेस खत्म हुआ था तो मैं इसको फील कर पा रहा था। ये सभी सील स्टार मैं आसानी से इन सबको देख पा रहा हूँ, मैं इन सबको ले भी सकता हूँ और मैं आराम से किसी भी फॉरबिडन स्पेस में जा भी सकता हूँ। लेकिन बात रहे कि मुझे इस पूरे के पूरे टावर को ट्रेड करना है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक इमूवेबल माउंटेन के सामने फेस कर रहा हूँ जिसको हिला पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। वो बेंग स्माइल करते हुए कहता है कि स्टार टावर के पास लिमिटलेस पावर है, तुम अभी भी बहुत ही कमजोर हो, आखिरकार तुम इसको कैसे ट्रिगर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बताया जाता है कि सिर्फ फोर्स आर्मर को ट्रिगर करने के लिए किसी एक इंसान के पास मिलियंस ऑफ सेक्टर लॉर्ड्स की बॉडी पावर होनी चाहिए। नॉर्मली एक नाइट ही इस लिमिट तक पहुँच सकता है। अब लू फेंग कहता है कि मैं तो इसका मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसको ट्रिगर नहीं कर पा रहा हूँ, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो ग्रेट बेंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ये ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए तो सिर्फ फोर्स आर्मर को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि तुम्हारे पास सेक्टर लॉर्ड की एक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, जो कि एक अनडाइन के पास भी नहीं होती। ये सिर्फ एक नाइट ही कर सकता है और सिर्फ नाइट ही इस लिमिट तक पहुंच सकते हैं। और जब तुम अनडाइन में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम डेफिनेटली एक इनविंसिबल लेवल बनोगे, यहाँ तक कि तुम कई सारे इनविंसिबल एम्प्रेस से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगे। और जब तुम 9 वॉल्यूम मैनुअल्स को बाद में ट्रेन करोगे तो तुम एक स्पेशल लाइफ फॉर्म की जैसे बन जाओगे और बाद में तुम चलकर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म बन सकते हो, उसी के बराबर आ जाओगे और तुम फोर्स आर्मर को यूज़ करने के लिए एबल हो जाओगे। वो कहते हैं कि स्टार टावर अभी फोर्स आर्मर से 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको ट्रेड करना बहुत ही हार्ड है और इसको परफेक्टली यूज़ करना ये तो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो गए और तुम इसके छोटे से भी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ को भी यूज करना
सीख गए तो तुम आसानी से किसी भी नाइट को एक ही झटके में मार सकते हो। और जिसके बाद वो कहते हैं कि अभी के मर्तबा तुम बहुत ही कमज़ोर हो, इसलिए तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो लूफेंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया। अब यहाँ पे वो जानता था कि इसको कंट्रोल करना कितना हार्ड होने वाला है। और फिर हमें उस ग्रेट बेइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये स्टार टावर और फोर्स आर्मर तुम अभी इन दोनों आइटम्स में से किसी को भी फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ये फोर्स आर्मर ये कम्प्लीटली एक आर्मर है जो कि सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस स्टार टावर में काउंटलेस ट्रेजर्स मौजूद हैं जो कि यहीं पे मौजूद हैं और तुम उनमें से कुछ ले सकते हो। और मैंने इन सारे स्टार टावर्स में कई सारे स्पेशल ट्रेजर्स के भी मैप बना लिए हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों को फ्लिप करते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे इंटायर बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा मैप फ्लोट करने लगता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे बोर्ड जो कि 10 किलोमीटर लंबा होता है, लेकिन फिर भी वो मैप के प्रति एक छोटा सा डॉट ही बन जाता है और उस मैप से भी बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। ये मैप की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जो कि किसी भी सील स्टार से ज़्यादा हो चुकी होती है। जिसके बाद वो ऑलमाइटी बीइंग लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि ये इस ट्रू ट्रेजर का मैप है जो कि तुम आराम से किसी भी कई सारे सील स्टार के अंदर देख सकते हो। इन दोनों के कमांड के कारण ये बहुत ही स्पेशल ट्रेजर्स स्टार मैप है। दो देखा जाए तो ये एक बेरली ट्रू ट्रेजर के लेवल पे आ पाया है, लेकिन जबकि तुम इसके मास्टर बन जाओगे तो तुम आसानी से इसके वंडर्स के बारे में जान पाओगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो मैप छोटा हो जाता है और वो लू फेंग के पास आ जाता है। लू फेंग उसको ले लेता है और उसी के बाद लू फेंग उसमें अपनी वर्ल्ड एनर्जी को डालता है, अपनी स्पीड इम्प्रिंट को अंदर डालता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है स्टार मैप की वो लू फेंग के माइंड के अंदर जाने लगती है। जिसे देखकर तो लू फेंग शॉक हो जाता है कि तो ये ऐसा है, ये स्टार मैप तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। मैप को देखा जाए तो वो खुद में एक ट्रेजर था जिसमें कि कई सारे सील स्टार के ट्रेजर्स मौजूद थे और ये यहाँ पे कई सारे मैप में सील स्टार को एब्जॉर्ब दिखाया गया था। इंफॉर्मेशन के मुताबिक लू फेंग ने जो इस स्टार टावर से पाया था ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख सील स्टार मौजूद हैं, जिसमें कि 1 लाख सील स्टार मौजूद हैं और हर एक सील स्टार एक ट्रेजर से है और यहाँ पे 1 लाख सील स्टार ये मैप के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था। तो इसी के कारण ये स्टार मैप एक ट्रू ट्रेजर बन पाया था और इस स्टार मैप के मुताबिक से लू फेंग इसके अटैक टेक्निक और लॉ इन कार्विंग्स को समझ सकता है और जैसे ही ये अटैक करेगा ये सारे स्टार एक दूसरे के लॉ से कनेक्ट हो जाएंगे और इसकी जो पावर निकलेगी वो बहुत ही लिमिटलेस होती है। अब यहाँ पे बेइंग हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ही लेजी था इसलिए मैंने इस मैप को बनाया है जिसमें कि कई सारे सील स्टार इसमें के मौजूद हैं। तो लू फेंग यहाँ पे उनके सामने झुकते हुए कहता है कि इसके लिए आपका शुक्रिया टीचर। यहाँ पे इसके बाद वो बेइंग कहता है कि इस स्टार टावर में 1 लाख सील स्टार मौजूद हैं जो कि कई सारे ट्रेजर्स के जितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से ही तुम कुछ को यूज कर सकते हो, लगभग 10,000 जो कि यूजलेस है, तुम उन सबको ले सकते हो। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया। यहाँ पे लू फेंग जब स्टार टावर का मास्टर बन गया था तो उसे कई सारी चीजें समझ में आने लगी थी, जिसके बाद उनमें और भी ज़्यादा बातें होने लगती है जो कि ऐसी ही बकवास है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब इसके बाद लू फेंग टीचर से पूछता है कि टीचर आखिरकार मैं कब पूरे के पूरे टावर को कंट्रोल कर पाऊंगा, इसको ट्रिगर कर पाऊंगा। तो ग्रेट बेइंग हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम उन एनर्जी व्हिर्लपूल्स को देख पा रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि हाँ वहाँ पे 9 व्हिर्लपूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि नाइट बेइंग वहाँ पर जाएंगे तो मार जाएंगे। तो वो बेइंग कहता है कि वो 9 व्हिर्लपूल वो एक ऐसा टावर है जिसमें से एनर्जी अपने आप रीजनरेट करती है जो कि आराम से यूनिवर्स से अब्जॉर्ब होती है। टावर 9 लाइट ईयर्स लंबा है जिसमें कि इमेंस पावर मौजूद है, यहाँ तक कि एब्सोल्यूट वॉरियर्स जो कि यूनिवर्स है वॉरियर के हैं वो भी इसके पावर को नहीं सह सकते हैं और ऐसे स्ट्रेंथ को यहाँ पे होल्ड करना इसमें बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी की ज़रूरत होती है।
और फिर वो लू फेंग से पूछते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी को स्वेलो कर रहा है और जबकि ये एक नाइट को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम इसके साइज को श्रिंक कर पाओगे तो आखिर तुम इतने सारा एनर्जी सप्लाई का क्या करोगे। तो ये सुनकर तो लू फेंग स्टन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसे पता था कि ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा थी और ये एनर्जी आराम से किसी भी नाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पे ग्रेट बेंग कहता है कि रिलैक्स करो, ये सिर्फ अभी ऑप्टिमम फॉर्म में है, तुम्हें सिर्फ इसके मिनिमम स्ट्रेंथ को ही अनलीज करना होगा और इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड और भी कम हो जाएगी। ऐसे ही वो आगे और भी चीज़ बढ़ाने लगते हैं और बताते हैं कि अगर देखा जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट्स फोर्स आर्मर से भी ज़्यादा है और स्टार टावर के लिए तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। तो लू फेंग कहता है कि आप कहिए। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे जब तुम इसको फुली ट्रीट करोगे उससे पहले तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, उससे पहले तुम्हें यहाँ पे इसे छोड़ना होगा। तो लू फेंग समझ जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि स्टार टावर ये पूरे के पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर्स में अगर लू फेंग यहाँ पे एक ही झटके में गायब हो गया तो यहाँ पे सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे हो सकता है कि स्टार टावर के लू फेंग को मारा जा सके। अब ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, यहाँ पे चारों तरफ कमोशन तो होना ही है। और अब फिर वो ग्रेट बेंग कहता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर मौजूद है आउटर वॉर में सभी स्टार टावर में मौजूद हैं। ये सभी सोल्जर 4 कैंप से हैं जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्रेस इंक्लूडेड है और यहाँ पे किसी से भी तुम फाइट नहीं कर पाओगे। तो लू फेंग यहाँ पे आंखें खोल लेता है। देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्रेस के बीच में से लू फेंग का भाग पाना ये तो नामुमकिन है, कोई भी नहीं भाग सकता है। और ऐसे ट्रेजर्स के लिए तो यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर भी लू फेंग के पीछे पड़ जाएंगी और लू फेंग अभी कैसे बच पाएगा उन सब से। इसलिए लू फेंग के स्टेटस के पास उसके पास सिर्फ साउ विंग्स होना ही यहाँ पे ओके माना जाएगा और उसके पास अभी के दरमियान स्टार टावर का होना बहुत ही खतरे की बात है। अब वो ग्रेट बेंग आगे कहता है कि अनलेस कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ ना हो कि तुम उन सबको संभाल पाओ तब तक तुम इसको मूव नहीं करोगे। अगर तुम इसको ट्रूली क्लियर कर पाए तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ के कारण ही हुआ था और प्लस तुम्हारे पीछे ह्यूमैनिटी भी लगी हुई है। तुम ह्यूमैनिटी के अपर एचलन के साथ रहोगे तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा तुमसे इस ट्रेजर्स को लेने के लिए और तुम्हारे पास स्टार टावर का अपना अधिकार होगा। तो लू फेंग भी हामी भरता है और ये एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा होता है। और इसके बाद वो ग्रेट बेंग कहता है कि तुम्हारे पास 3 ट्रेजर्स सही मौजूद हैं। पहला तो तुमने देख लिया जिसकी वजह से तुम अपने आप को कम्प्लीटली कैमोफ्लेज कर सकते हो नॉर्मल अंडाई की तरह। यहाँ पे कोई भी 2 ट्रेजर्स का नहीं बिगाड़ सकता है जो कि तुम्हें प्राइमरी केओस सिटी के द्वारा मिला गया था और ये ट्रेजर तुम्हें प्राइमरी केओस सिटी लीडर ने दिया था। उनके लिए देखा जाए तो ये सिर्फ यूनिवर्स मास्टर थे और उनके लिए ये एक नाइट की जितना ही पावरफुल था लेकिन फिर भी वो तुम्हारा पहला ट्रेजर था। अब लू फेंग अपनी पल के झपकाता है, वो समझ जाता है कि टीचर क्या कहना चाहते थे। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि सेकेंड टावर पेयर है जो कि एक डिफेंसिव फॉर्म है और ये एक सोल के साथ तुम्हारा फ्यूज हो जाएगा। ये पेयर आराम से किसी भी फॉरबिडन स्पेसेस जो कि इस टावर में मौजूद है उसको कंट्रोल करने में तुम्हें एबिलिटी देगा और इसके अटैकिंग और पियर्सिंग एबिलिटीज को भी डिफेंड कर देगा। और ये एक पेयर ये एक ट्रेजर्स के रूप में देखा जाएगा जो कि तुम्हारे सोल को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब लू फेंग भी हामी भरता है। जिसके बाद वो ग्रेट बेंग कहते हैं कि ये तीसरा स्टार मैप है और ये तीनों ट्री ट्रेजर्स से। अब यहाँ पे भी उन सब के बारे में डिटेल में बताया जाता है जो कि आपने पहले ही जान लिया है, तो इन सबको मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद लू फेंग हामी भरता है और यहाँ पे लू फेंग के साउ विंग्स तो डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन लू फेंग ने अभी तक स्टार टावर को फ्यूज नहीं किया होता है जो कि लू फेंग आगे करने वाला होता है क्योंकि अभी कम्प्लीटली ये नया ट्रेजर्स होता है। या फिर ऐसे ही बातें होने लगती है और यहाँ पे बहुत ही बकवास हो रही है तो यार एक ही साथ में सबको स्किप कर रहा हूँ। और फाइनली वो कहते हैं कि लू फेंग तुम्हें यहाँ पे बहुत ही मेहनत करना होगा तो लू फेंग भी इसके लिए हामी भरता है। और फिर दिखाया जाता है लू फेंग और पोती को जो कि आराम से बोट पर बैठ के अपने टीचर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पे उनकी बोट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब लू फेंग यहाँ पे फिर से पूछता है कि
टीचर, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही फ्रैगमेंट्स ऑफ 9 वॉल्यूम मैनुअल को पाया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 9 वॉल्यूम मैनुअल के बाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ हैं? तो यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि 9 वॉल्यूम मैनुअल तुम्हारे जीन को इवॉल्व कराकर तुम्हें एक स्पेशल लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में बना सकती है। यहाँ पे अगर तुम्हारा जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा एब्सर्ड रहा तो इसके कारण तुम्हारे अटेंशन के कारण काउंटलेस वॉरियर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जैसे ही तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो अभी तुम उन सारे स्पेशल ट्रेजर्स को लेने के लिए वर्दी हो गए। वो कहते हैं कि हेवनली क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स के टोटल 5 पीसेज है और तुमने ऑलरेडी 2 पीसेज को पा लिया है और बात रहे 3 अदर पीसेज की तो वो बहुत ही डेंजरस सीजर्स में मौजूद है। अगर इस सेक्टर लॉ लेवल में तुम यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ तुम एक ही पीस को ले पाओगे और जब तुम अनडाइंग बनोगे तो तुम दूसरे को ले पाओगे और फिर तुम नाइट बनोगे तो तुम लास्ट पीस को ले पाओगे। अगर तुम अभी ये तीनों पीस को लेना चाहोगे तो तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले, तुम आराम से मारे जा सकोगे और यहाँ पे ये एरिया और भी ज़्यादा डेंजरस होता जाता है। और वो कहते हैं कि जब तुम नाइट बनोगे तो लास्ट पीस को लेने के बारे में सोचना और जब तुम्हारे पास कंप्लीट सेट हो जाएगा तो तुम आराम से साथ इस पूरे के स्टार टावर को ट्रिगर कर सकते हो। कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन जो कि 3 मेटल बोर्ड्स के पास तुम्हारे पास है उसमें ही है। अब यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसके माइंड में एक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जिसके कारण लू फेंग भी समझ जाता है और बेंग कहते हैं कि डिस्पल इन जगह पे मरना मत। लू फेंग भी क्लियर हो जाता है कि उसे क्या करना है और जबकि यहाँ पे बेंग उससे कहता है कि अब जॉब हो चुका है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रेजर्स को प्रिपेयर कर दिया है, तुम्हें इन तीनों ट्रेजर्स पे ही खुद पे डिपेंड रहना होगा और मैं तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। मैं इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम इस पूरे के पूरे स्टार टावर को ट्रिगर कर पाओगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ लू फेंग और पुती ही बचते हैं उस श्राइन में। फिर उनके जाने के बाद लू फेंग कहता है कि सीनियर, मैं यहाँ पे शर्मिंदा हूँ, मैं यहाँ पे अभी तक टीचर का नाम नहीं जानता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टीचर का नाम भी जान सकूं। तो ये सुनकर पूती वहाँ पे बैठ जाता है और हंसने लगता है। वो कहते हैं कि कोई भी टीचर का ट्रू नाम नहीं जानता है, लेकिन वो हमेशा माउंटेन पीक पे इस वास्ट यूनिवर्स में बैठे हुए होते हैं और इस वास्ट यूनिवर्स की वॉरियर्स ने उन्हें एक टाइटल दिया है जो कि है माउंटेन सिटिंग गेस्ट, क्योंकि वो माउंटेन पे ही बैठे हुए रहते हैं। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे सेकंड सीनियर का नाम है स्याओ बेन की, जो कि इस यूनिवर्स में एम्पर यान के नाम से फेमस है। यहाँ पे लू फेंग इसे नाम सुनकर उसे याद आता है कि यहाँ पे ग्रेट बेन माउंटेन सिटिंग गेस्ट है, वहीं पे जो यानसन रेस के जो लीडर है उनका नाम एम्पर यान है। यहाँ पे पुती इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये अर्थ का अभी तुम लीडर हो और यहाँ तक मेरा भी जॉब खत्म हो चुका है और मैं अभी रिलैक्स हूँ, तो इसी कारण थर्ड जूनियर मैं यहाँ पे लीव लेता हूँ। जिसके बाद वो भी वहाँ से गायब होकर चले जाते हैं और श्राइन में सिर्फ लू फेंग ही बचा होता है। यहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है, स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि मेरे टीचर इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बेइंग में से एक है जो कि है माउंटेन सिटिंग गेस्ट, लेकिन वो जानते हैं कि वो अपने डिस्पल के बारे में यहाँ पे रिलैक्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार टावर को ट्रेड करूँगा वहाँ पे ये भी वो बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं करेंगे। लू फेंग जानता था कि उसे खुद से मेहनत करना होगा। अब लू फेंग उस श्राइन में चलने लगता है, वो उस एज के किनारे आ जाता है और तभी वहाँ पे एक रास्ता अपीयर होता है। अब लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और सामने एंडलेस सिल स्टार्स मौजूद होते हैं। लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कि स्टार्स मैं आ रहा हूँ और इमिडिएटली दिखाया जाता है कि टावर रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से एंडलेस ईयर्स ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी निकलने लगती है और लू फेंग वहाँ पे 10,000 सिल स्टार के बीच में ही होता है। लेकिन फिर भी लू फेंग उन सब के गोल्ड ग्लो ऑफ ओरिजिन लव को नहीं देख पा रहा होता। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे कई सारे सिल स्टार्स हैं जिनको लिया नहीं जा सकता है और अभी के मर्तबा 16,235 स्टार ऐसे हैं जो कि उन 1,00,000 स्टार्स में से यूजलेस है। और दिखाया जाता है कि लू फेंग उन सारे स्टार टावर्स में से सबको ट्रिगर करने की कोशिश करता है
है और वहाँ पे उन सबको जाकर एक के एक करके अपने आप को उसका मास्टर रिकॉग्नाइज कराने लगता है। और लूफेंग उसी स्पेस में खड़ा होता है और कहता है कि टीचर ने कहा था कि मैं यहाँ पे एक साथ 10 को भी ट्रिगर कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ देखना होगा कि क्या मैं एक साथ 100 को ट्रिगर कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैं यहाँ पे फिर से वापस आऊँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने पास से स्टार मैप निकालता है। वहाँ पे कई सारे स्टार मार्क्स अपीयर होने लगते हैं और वो कहता है कि अब स्टार मैप बॉर्न होने वाला है। अब तभी लूफेंग वहाँ पे सोचता है और वहाँ पे स्टार ट्रेडिंग क्लॉ अपीयर हो जाता है, जो कि उसी स्टार मैप का ट्रेजर्स होता है जिनमें की कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स बनी होती है और वो एक क्लॉ की तरह ही होता है जिनमें की 100 स्टार ग्लो चमक रही होती है। लूफेंग कहता है कि ये स्काई ट्विन क्लाउ ये तो 6 स्टार को ट्वेयर कर पाया। वहाँ पे लूफेंग स्टार टावर को थोड़ा सा कंट्रोल तो कर पा रहा था, जिनमें कि वो इम्प्रिंट टेक्निक को खोज पा रहा था और वो इनको सीख सकता था। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग उसी स्टार टावर में से निकली जो क्लॉ होती है उसको यूज करता है और कहता है राइज, और इसी के साथ उस स्टार मैप में से 6 पेयर्स ऊपर उठने लगते हैं जो कि कम्प्लीटली ब्लैक होते हैं कलर्स में। उनमें लॉ भी मौजूद होती हैं और वहाँ पे स्टार टावर को चेंज करने के बाद ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है ये बता पाना कि ये सभी सील स्टार्स इसी स्टार टावर में के आए हुए हैं और वो कोई भी इसे नहीं जान सकता है। दिखाया जाता है कि लूफेंग आगे बढ़ने लगता है और लूफेंग अपनी गोल्ड थ्रेड्स को उसके अंदर डालने लगता है। उसमें अपने क्लॉ पोर्शन को उसके अपने हाथों के साथ जोड़ लेता है। अब लूफेंग यहाँ पे बड़ी खुशमिज़ाज अंदाज में उसको देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि इसी के साथ वो 6 स्टार मैप के अंदर आ जाते हैं और लूफेंग अभी बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि मैं एक स्पेड ट्रेडर हूँ और ये ट्रेजर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ट्रेजर स्पेड ट्रेडर के लिए बनी हुई है। और वो कहता है कि वेपन्स जो कि स्पेड ट्रेडर को चाहिए होता है वो नॉर्मली पावरफुल टेक्निक से ही होती है। लूफेंग अपने इनसाइड लॉ इनकार्विंग्स को यूज़ करके किसी को भी मार सकता है जो कि उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट को बचा सकता है। यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और यहाँ पे बहुत सारी बकवास होती है, फिर से वैसा ही तो इसको मैं फिर से स्किप करने वाला हूँ। यहाँ पे लूफेंग कहता है कि मैं स्टार मैप से किसी भी टेक्निक को ले सकता हूँ, मैं अपने रास्ते को खुद से चूज कर सकता हूँ। दिखाया जाता है कि लूफेंग यहाँ पे फिर से स्टार मैप को देखने लगता है, वहाँ पे जनरल सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लूफेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसमें से एक ड्रॉप ऑफ वाटर निकालता है जो कि लूफेंग के सर के पास जाके उसके सर के साथ टच होता है और वो कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो उसके साथ फ्यूज होता है वहाँ पे एक इन्फेंट ग्रो होने लगती है जिसके कारण लूफेंग के पास इलनेस एनर्जी आने लगती है, जिसको महसूस करके लूफेंग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरी अभी जो करंट की विल पावर और कॉन्शियसनेस है मैं इसको कम्प्लीटली ट्रेड कर पा रहा हूँ। ये सोल्जर सोल इसको ट्रिगर करने के लिए किसी भी बंदे के पास सेक्टर लॉर्ड की सोल स्टोन का 1000 टाइम्स होना चाहिए, वहाँ पे एक जर्नल सोल के लिए 10,000 टाइम्स होना चाहिए। और जबकि टीचर ने फोर्स आर्मर और रॉस सोल को बनाया था तो ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए होते हैं और फिर से वही सारी बकवास होने लगती है। तो यार इन सारे चैप्टर्स में कई बीच में बहुत ज़्यादा बकवास हो रही है, तो यार इन सब को मैं स्किप करूँगा, आप लोग टेंशन मतलब मैं सारी डिटेल्स को कवर अप कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता लूफेंग को जो अपनी सिल्वर विंग्स को वहीं पे फैलाता है और वहाँ पे साव विंग्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। और लूफेंग अपने इन सभी चीज़ों के बारे में जान चुका था, अपने फाउंडेशन के बारे में, उसके पास कई सारे ट्रेजर्स है, यहाँ तक कि 7 ब्लेड और लाइफ फॉर एम्पर भी, ये सभी उसके सामने अब नहीं टिकने वाले हैं। और वो लोग ये देखेंगे कि लूफेंग के पास क्या है तो सभी शौक के मारे ही मर जाएंगे। और लूफेंग कहता है कि 6000 मैंने लाइफ और डेथ इनहेरिटेंस में बिताए हैं, लगभग 5000 सालों में मैंने 20 गॉड पार्ट को पढ़ा, मैंने कई सारे स्पेस लॉ में भी अपने आप को डाला और यहाँ पे वो ऑलरेडी इस लेवल तक पहुँच गया था कि वो 20 गॉड के 19 लेवल को पास कर सकता है और 5000 सालों के बाद वो ऑलरेडी 20 लेवल तक आ चुका था, जो कि उसकी इम्प्रूवमेंट पाथ बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और लूफेंग आसानी से हेवनली ब्रिज के 20 लेवल को पास आउट कर सकता था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और
में बताया जाता है कि जब लू फेंग ने सेकेंड फॉर्म ऑफ नानसेन 7 फॉर्म्स को पास किया था तो उस वक्त उसकी पावर सिर्फ 18 लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जैसे ही लू फेंग ने इन सब गॉड ब्रिज पार्ट को स्टडी किया तो वो इन सब को 20 लेवल को पास आउट कर सकता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तो अभी एक्स्ट्रा सरप्राइज बाकी है। मैंने तो अभी 6 पिक्चर ऑफ स्पेस लॉ और 7 पिक्चर को तो अभी बाकी है। मेरी मौसा बॉडी अभी इन सब को सीख रही है और अभी तक भी मैं इसको टेलीपोर्टेशन को यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ही हैप्पी होता है कि मैं टेलीपोर्टेशन को खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जब लू फेंग ने बीस्ट गॉड पार्ट को सीखा होता है तो असल में बीस्ट गॉड पार्ट स्पेस लॉ से रिलेटेड होता है। इसी के कारण मोसा क्लैंसमैन का बॉडी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी परफॉर्म करना सीख गया होता है और वो बिना हेवी एरो के रहे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। सोचता है कि अगर मुझे भागना होगा तो मैं आराम से वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसका अर्थ बॉडी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है और उसने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया था कि अगर उसका अर्थ बॉडी फाइट कर रहा है तो वो अपने मोसा क्लैंसमैन को बॉडी को एक मेटल या फिर किसी चीज़ में अपीयर करा के वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाएगा, ताकि अगर अर्थ बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो तो लू फेंग फिर से अपने अर्थ बॉडी को रिफॉर्म कर लेगा और टेलीपोर्टेशन को यूज़ करके वहाँ से निकल जाएगा। फिर ऐसे ही फिर से बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण देने लगती है, जो कि वही हेवनली इन सब के बारे में होता है। फाइनली यहाँ पे हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कहता है कि सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं और फाइनली मेरा ये टाइम है, मुझे अपने फैमिली को विजिट करना होगा। जिसके बाद वो अपने फैमिली को भी याद करने लगता है और वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे वो अपने टीचर के बारे में भी सोचता है कि उनसे मिलना होगा। सीन चेंज कर वर्चुअल मस्त लू फेंग के प्राइमरी रीजन विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग वहाँ कनेक्ट करता है। लेकिन तभी देखता है कि लू फेंग वहाँ पे कई सारे मेल्स लू फेंग के पास आए होते हैं, जिसे देखकर तो वो भी स्टन हो जाता है और वो उन सबको टैप करके पढ़ने लगता है। और वहाँ पे कई सबके मैसेज होते हैं, जिनमें से गाओ सिंह को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि वहाँ पे दिखाया जाता है कि प्राइमरी के सिटी लीडर ने लू फेंग को 2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। ट्रूयर ने 9 टाइम्स, बुलान ने 1, रॉन्गजुन ने 2 बार, गाओ सिंह ने 1 बार। ऐसे ही कई बंदों ने लू फेंग को कांटेक्ट करना शुरू किया था और लुओ पिंग ने तो 18 बार और लुओ हाई ने तो 21 बार और लुओ हाई ने तो 3 टाइम्स और डैड ने 3 टाइम्स। और यहाँ पे ज्यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग को ऑलरेडी 38,192 टाइम्स कांटेक्ट कर लिया था, जिसको देखकर तो लू फेंग कंप्लीटली स्टन हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग ने प्राइमरी के उस सिटी लीडर का भी मैसेज पढ़ लिया होता है, जिसमें लिखा होता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो। और यहाँ पे ट्रूयान का भी मैसेज होता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे तुम सर्वाइव कर गए तो तुम्हें यहाँ कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम्हें अपने फैमिली के साथ डील करना होगा, फिर मेरे पास आ जाना। फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारे फ्रेंड्स के भी मैसेज होते हैं, तो मैं उसको पढ़ के नहीं सुनाने वाला है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अपने परिवार वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है। जिसके बाद वो लू फेंग देखता है कि वहाँ पे ज्यूजिन का भी मैसेज आया हुआ होता है, जहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा मेल्स आ चुका होता है। लू फेंग सबको स्कैन करने लगता है, कहाँ पे पढ़ता है कि वहाँ पे कई सारे फैमिली के कंसीलमेंट प्लान कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे वो सभी लू फेंग का ही इंतजार कर रहे हैं। और अभी तक लू फैमिली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। ऐसे ही कई सारे मेल्स होते हैं जो कि फिर से वहाँ पे दिखाए होते हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब मेल्स को देख रहा होता है और सोचता है कि इन 6000 सालों में आखिर क्या हो गया है, मुझे जल्दी जाके यहाँ पे मिलना चाहिए। और वो सोचता है कि प्राइमरी के सिटी लीडर ट्रूया मैं आप सबको पहले बाद में विजिट करूँगा। अभी के मर्तबा लू फेंग उन सब की केयर नहीं करता, वो पहले अपने फैमिली को विजिट करता है। वो इमीडिएटली अपने आप को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे में कनेक्ट करता है। मैं सीन चेंज कर 9 स्टार बे के 3 को रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग से बिलोंग करता है। थंडर गॉड और हॉन्ग उन सबका लिविंग स्पेस भी वहीं पे था और वहाँ पे कई सारे रिनोवेशन भी बने हुए थे। बताया जाता है कि इन 10,000 सालों में लू फेंग का एंशिएंट विला जरा सा भी चेंज नहीं हुआ था। लू फेंग का हर एक चीज़ वैसा ही वैसा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही वो आता है वो यहाँ पे देखता है कि लू पिंग वहीं पे स्टोन चेयर पे बैठा हुआ था और वो वहाँ पे वाइन पी रहा होता है, वो ड्रिंक कर
कर रहा होता है। उसके चेहरे पे हमें साफ पता चल रहा था कि वो चिंतित था। ये देखकर तो लू फेंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो चिंतित होने लगता है। वो लू पिंग के पास जाके कहता है, लू पिंग आखिर मैटर क्या है। उसने कई सारी चीज़ों को देखा होता है और उसने देखा होता है कि उसके दोनों बच्चे हमेशा काम रहते हैं, वो अपने फैमिली को मैनेज करते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा वो चिंतित थे। और लू फेंग वहाँ पे आता है, उससे बात करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक वॉइस सराउंड होता है जो कि बोलता है लू पिंग। अब यहाँ पे लू पिंग जैसे इस वॉइस को सुनता है वो कम्प्लीटली स्टन हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। अब पीछे जो बंदा था वो नॉर्मल ह्यूमन स्प्लिट हाउस था जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब लू पिंग अपने डैड को देखकर वहीं पे स्टन हो जाता है और डैड को घूरकर देखने लगता है और कहता है डैड, और वहाँ पे वो अपने वाइन की बोतल को भी गिरा देता है। वो एक्साइटेड होते हुए लू फेंग को जाके हग कर लेता है और कहता है डैड डैड। अब ये सब देखकर लू फेंग हंसने लगता है और कहता है कि आखिर मैटर क्या है और तुम इतने पी क्यों रहे थे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था लू फेंग सच में बहुत ज़्यादा वॉरी कर रहा था, वो बहुत ही स्ट्रेस में था। अब इसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे उनके पास ले जा। तो लू पिंग कहता है कि वो अभी गोल्ड मिस्ट यूनिवर्स कंट्री के लूसी फैमिली से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो लू फेंग कहते हैं कि क्या नेगोशिएट करें। तो लू फेंग होल प्लेस भी कहता है कि हाँ डैड, जब से आपका मेल यहाँ पे हमारे फैमिली के पास आया है हम सब लोग यहाँ पे डर चुके थे। तो ये सुनकर लू फेंग सोचता है और कहता है कि मैं यहाँ पे ये नहीं कहा था कि मैं मर गया हूँ, मैं यहाँ पे यही कहा था कि मैं सिर्फ थोड़े से ट्रबल में हूँ। यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या था और वो लोग इसी बार लू फेंग इसी सब के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इन 6000 सालों में क्या हो गया था। देखा जाए तो 6000 सालों में एक सेक्टर आर्ट्स लेवल के बंदे के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन लू फेंग तो अभी छोटा सा ही लाइफ को जिया होता है, इसलिए लू फेंग को इन सब के बारे में चिंता भी होता है। यहाँ पे फिर से कई लंबी चौड़ी बकवासें होती है जो कि इन सब के लाइफ के बारे में होती है। तो यार मैं फिर से इसको स्किप करता हूँ। फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे टियानजिन एम्प्रेस थे जिन्होंने ये नोटिस कर लिया था और उन्होंने अपने फैमिली के साथ हमें सपोर्ट करना स्टॉप कर दिया था और यहाँ पर वो लोग चाहते थे कि वो लोग अपने फोर्स को यूज़ करके हमारे फैमिली को उनके सामने सबमिट कर सकें और इसी कारण वो अपने पावर का भी यूज़ कर रहे थे। तो अब ये सुनकर लू फेंग को भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ या फिर अलाइव, ये न्यूज़ ही प्राइसलेस है। स्पेशली जितने भी यूनिवर्स है जो अदर रेसेस में हैं वो इन सब के बारे में सच जानना चाहते हैं। और वो जियान था एम्पर, वो एक नाइट का डिस्पल है और वो इतनी ज़्यादा हिम्मत कर गया कि वो इतना ज़्यादा आगे निकल गया है, चलो मुझे अपने मम के पास ले जा। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आखिर लू फेंग यहाँ पे क्या करने वाला है। और अभी तो मज़ा आने वाला है क्योंकि ऐसे सीन आते हैं तो यहाँ पे मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।